द डीप डाइव की इस नए गहरी पड़ताल में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो पढ़ना जितना मुश्किल है, समझना शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। हाँ बिल्कुल। आज का हमारा मुद्दा है 20वीं सदी के सबसे खौफनाक तानाशाह एडोल्फ हिटलर की जीवनी। सही कहा। और देखिए, आज का फोकस सिर्फ कुछ तारीखें याद करना नहीं है। हम उस पूरे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सफर को डिकोड करना चाहते हैं। ये समझना चाहते हैं कि कैसे एक साधारण सा और सच कहूं तो एक नाकाम कलाकार इतना बड़ा राक्षस बन गया। वही सबसे बड़ा सवाल है, कैसे एक पूरे के पूरे आधुनिक और पढ़े लिखे देश को नफरत की ऐसी आग में धकेल दिया गया जिसने पूरी दुनिया को राख कर दिया। एकदम। और आज की हमारी ये पूरी चर्चा एक बहुत ही डिटेल्ड ऑडियो बुक ट्रांसक्रिप्ट पर आधारित है, जो YouTube चैनल ऑडियो बुक स्कूल पर उपलब्ध है। पर इस पड़ताल में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत ही जरूरी बात साफ कर देना चाहूंगी। हाँ, ये डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है। देखिए, आज की इस स्रोत सामग्री में अत्यंत संवेदनशील, राजनीतिक और चरमपंथी विचारधाराओं का गहराई से जिक्र है। इसमें वामपंथी और दक्षिणपंथी, मतलब लेफ्ट और राइट विंग, दोनों ही तरह की विचारधाराओं से जुड़े ऐतिहासिक तथ्य सामने आएंगे। बिल्कुल। और हमारा मकसद यहाँ किसी भी पक्ष, राजनीतिक गुट या विचारधारा का जरा सा भी समर्थन करना या उसे सही ठहराना बिल्कुल नहीं है। सही कहा। हम सिर्फ और सिर्फ स्रोत सामग्री में दी गई जानकारी और उन ऐतिहासिक तथ्यों को पूरी तरह से निष्पक्ष होकर डिकोड कर रहे हैं, ताकि हम इस इतिहास से कुछ सीख सकें। वही हमारा अहम मिशन भी है। इस पड़ताल का उद्देश्य इतिहास दोहराना नहीं है, बल्कि उन सामाजिक कारणों की जड़ तक जाना है जिन्होंने ऐसी विनाशकारी विचारधारा को पनपने का इतना बड़ा मौका दे दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, शुरुआत हमेशा बचपन से होती है। तो 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के एक छोटे से कस्बे में, जिसका नाम ब्रोनो एम इन था, वहां हिटलर का जन्म हुआ। स्रोत बताते हैं कि उसके घर का माहौल बहुत ही घुटन भरा और असामान्य था। असामान्य इसलिए क्योंकि उसके पिता एलोइस, जो कस्टम्स विभाग में क्लर्क थे, वो बहुत ही सख्त और गुस्सैल इंसान थे, काफी हिंसक भी। और दूसरी तरफ उसकी माँ थी, हाँ, क्लारा। वो बहुत प्यार करने वाली और नरम दिल महिला थी। तो एक तरफ पिता की मार और दूसरी तरफ माँ का दुलार। इस अजीबोगरीब माहौल में पलने की वजह से ही उसके मन में बचपन से एक गहरा असंतोष भर गया था। और यही असंतोष आगे चलकर उसके पूरे व्यक्तित्व की नींव बनता है। अगर हम उसके शुरुआती दिन देखें तो वो पढ़ाई लिखाई में कोई खास होनहार छात्र नहीं था, बिल्कुल नहीं। लेकिन उसके अंदर एक बात बहुत गहराई तक बैठी हुई थी। उसे लगता था कि वो आम लोगों से बहुत अलग है, बहुत श्रेष्ठ है। उसका एक सपना भी था, एक महान पेंटर बनने का। हाँ, और 1907 में जब वो 18 साल का था तो वही सपना सच करने वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंच गया। उसे पूरा यकीन था कि वियना की एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स उसकी इस महान प्रतिभा को तुरंत पहचान लेगी। लेकिन असलियत काफी अलग थी। 1907 में और फिर 1908 में लगातार 2 बार एकेडमी ने उसे फेल कर दिया। उसे साफ शब्दों में कह दिया गया कि उसमें एक अच्छा आर्टिस्ट बनने की काबिलियत नहीं है। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो उसकी प्रतिक्रिया है। आम तौर पर जब कोई 2 बार किसी एंट्रेंस में फेल होता है तो वो शायद अपनी कमियों पर काम करता है या फिर अपना रास्ता बदल लेता है। पर यहाँ से जो मनोवैज्ञानिक बदलाव शुरू हुआ वो सच में खतरनाक था। अपनी माँ की मौत के बाद वो वियना की सड़कों पर बिल्कुल अकेला था, बिना पैसे, बिना घर। वहीं से उसके दिमाग का एक डार्क खेल शुरू होता है। एक बेघर और नाकाम इंसान के रूप में भटकते हुए उसने अपनी विफलताओं का दोष खुद पर लेने के बजाय दूसरों पर मरनाना शुरू कर दिया, जिसे हम आसान शब्दों में बलि का बकरा ढूंढना कहते हैं। एकदम सही। उस समय का वियना कट्टरपंथी राजनीतिक विचारों का बड़ा केंद्र था। वहां पैन जर्मन राष्ट्रवाद और यहूदी विरोध, जिसे एंटीसेमिटिज्म कहते हैं, बहुत आम था। मतलब उसे अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एक बनी बनाई कहानी मिल गई वहां। हाँ, उसने ऐसे पर्चे और किताबें पढ़नी शुरू कर दी जो समाज की हर बुराई के लिए यहूदियों को जिम्मेदार ठहराती थी। उसके अहंकार को ये बात बहुत आरामदायक लगी कि वो इसलिए फेल नहीं हुआ क्योंकि उसकी पेंटिंग खराब थी, बल्कि इसलिए फेल हुआ क्योंकि पूरे सिस्टम पर यहूदियों का कब्जा था। बिल्कुल। उसे लगा कि वो लोग उसके जैसे महान जर्मन को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, और वहीं से उसके मन में लोकतंत्र और मार्क्सवाद के प्रति भी एक गहरी नफरत पैदा हो गई। फिर आता है साल 1914 और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत।
इस घटना ने उसकी बिखरी हुई जिंदगी को जैसे एक अचानक सा मकसद दे दिया। वो बहुत उत्साह के साथ बवेरियन सेना में भर्ती हो गया। युद्ध के मैदान में उसने एक संदेशवाहक के रूप में काम किया, जो कि बहुत खतरनाक काम था, गोलियों के बीच दौड़कर संदेश पहुंचाना। उसकी इस बहादुरी के लिए उसे आयरन क्रॉस मेडल भी मिला था। उस वक्त उसे पहली बार लगा कि वो किसी महान चीज का हिस्सा है। लेकिन 1918 में एक गैस हमले में वो बुरी तरह घायल हो गया। और जब वो अस्पताल में था, अपनी आंखों की रोशनी वापस आने का इंतजार कर रहा था, तब उसे जर्मनी के आत्मसमर्पण यानी सरेंडर की खबर मिली। ये खबर उसके लिए किसी वज्रपात से कम नहीं थी। इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। यही वो पल है जहां से नाजी विचारधारा का एक बहुत बड़ा मिथक पैदा होता है। अगर हम इसे उस समय की बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये हार इन कट्टर जर्मन राष्ट्रवादियों के लिए स्वीकार करना सच में असंभव था। बिल्कुल, वो ये मान ही नहीं सकते थे कि उनकी महान सेना मैदान में हार सकती है। सच्चाई का सामना करने के बजाय उन्होंने एक झूठी कहानी गढ़ ली, जिसे दोल्स्टोस लेजेंडे या पीठ में छुरे का मिथक कहा जाता है। हाँ, इस मनगढ़ंत कहानी के अनुसार सेना कभी हारी ही नहीं थी, बल्कि देश के अंदर बैठे गद्दारों, मार्क्सवादियों, समाजवादियों और यहूदियों ने सेना की पीठ में छुरा घोंपा था। आई नहीं थी, पर इस एक झूठे नारे ने हिटलर को राजनीति में आने का और बदला लेने का बहुत बड़ा बहाना दे दिया। यहाँ से कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है। युद्ध के बाद 1919 में वो म्यूनिक शहर में जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम के एक छोटे से समूह से जुड़ गया, जो आगे चलकर नाजी पार्टी बनी। सही कहा। पार्टी की एक मीटिंग में जब उसने पहली बार भाषण दिया तो लोग बस उसे सुनते रह गए। उसे खुद अचानक एहसास हुआ कि उसके पास शब्दों का जादू है, लोगों को सम्मोहित करने की कला। वो उनके डर, उनकी आर्थिक असुरक्षा और उनके गुस्से को आवाज देने लगा। उसकी भाषण शैली बहुत आक्रामक और नाटकीय होती थी। वो धीमी आवाज से शुरू करता था और धीरे धीरे चीखने लगता था। भीड़ उसके साथ उसी उबाल तक पहुंच जाती थी। इसी नशे में आकर उसने 1923 में एक दुस्साहसी कदम उठाया। इटली के मुसोलिनी से प्रेरित होकर। बिल्कुल, उसने म्यूनिक के एक बियर हॉल में अपने समर्थकों के साथ बगावत कर दी। इसे बियर हॉल पुच कहा जाता है। उसका इरादा ताकत के जोर पर सरकार को उखाड़ फेंकने का था, पर यह कोशिश पूरी तरह फेल हो गई। 16 नाजी मारे गए और उसे देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखिए, एक हथियारबंद बगावत के बाद आमतौर पर किसी का भी राजनीतिक करियर वही खत्म हो जाता, पर उसने इस हार को अपनी सबसे बड़ी जीत में बदल दिया। वही सबसे बड़ी हैरानी की बात है। उसने अदालत को अपने प्रोपेगेंडा का मंच बना लिया। उसने उन रूढ़िवादी जजेस के सामने ऐसे भाषण दिए कि उनका दिल पिघल गया। देशद्रोह जैसे संगीन जुर्म के लिए उसे सिर्फ 4.5 साल की सजा सुनाई गई। और उसमें से भी उसने केवल 9 महीने ही काटे, वो भी लैंड्सबर्ग जेल में, जो किसी आरामदायक गेस्ट हाउस जैसा था। और इसी जेल में उसने अपनी आत्मकथा लिखी, मेन कैम्फ, जिसका मतलब है मेरा संघर्ष। ये सिर्फ एक आत्मकथा नहीं थी, ये आने वाले विनाश का एक पूरा ब्लूप्रिंट था। सही कहा। इस किताब में उसने अपनी विचारधारा के 3 मुख्य स्तंभ दुनिया के सामने रख दिए थे। पहला स्तंभ था उग्र नस्लवाद और यहूदी विरोध। आर्य नस्ल को सबसे श्रेष्ठ मानना और यहूदियों को इंसान का दर्जा तक न देना, उन्हें एक बीमारी बताया। और दूसरा स्तंभ था लेबन्सरॉम, यानी लिविंग स्पेस या रहने के लिए जगह। उसका तर्क था कि जर्मन नस्ल को फैलने के लिए और जमीन चाहिए, और ये जमीन उसे पूर्वी यूरोप जैसे रशिया और पोलैंड से छीननी होगी, वहां के लोगों को हटाकर। तीसरा और सबसे खतरनाक स्तंभ था फ्यूरर प्रिंसिप। उसने लोकतंत्र को एक कमजोर और बीमार व्यवस्था बताया। उसने कहा, देश को सिर्फ एक निरंकुश तानाशाह यानी फ्यूरर की जरूरत है, जिसका हर आदेश पत्थर की लकीर हो। सबसे डरावनी बात तो ये है कि उसने अपनी सारी खतरनाक योजनाएं इस किताब में छाप दी थीं। उसने कुछ छुपाया नहीं था। फिर भी उस वक्त किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। जेल से बाहर आने के बाद 1920 के दशक के मध्य में जर्मनी की हालत सुधरने लगी थी। और जब लोगों का पेट भरा होता है तो चरमपंथी बातें उन्हें आकर्षित नहीं करती। 1928 के चुनावों में नाजी पार्टी को केवल 2.6% वोट मिले थे। पार्टी लगभग हाशिए पर चली गई थी। लेकिन फिर 1929 में अमेरिका के वॉल स्ट्रीट में शेयर बाजार क्रैश हुआ। दुनिया में द ग्रेट डिप्रेशन आ गया। इसने जर्मनी की किस्मत रातों रात बदल दी, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था अमेरिकी कर्जों पर टिकी थी। कारखाने बंद हो गए, 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए। ऐसे आर्थिक और मानसिक संकट में समाज को हमेशा आसान जवाब और एक बलि का बकरा चाहिए होता है, एक तारणहार जो सब ठीक करने का दावा करे। और नाजी पार्टी ने ठीक यही किया।
इसमें जोसेफ गोबल्स का बहुत बड़ा हाथ था, जो प्रोपेगेंडा मंत्री था। उसने हिटलर को एक मसीहा की तरह पेश किया। रेडियो पर भाषण दिए गए, पोस्टर लगाए गए। उन्होंने कहा कि ये गरीबी, लोकतंत्र और यहूदियों की देन है। इस मनोवैज्ञानिक हेरफेर का नतीजा ये हुआ कि 1932 आते-आते नाजी पार्टी 37% वोटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई। पर सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद उसके पास अभी पूर्ण सत्ता नहीं थी। ये सत्ता उसे तश्तरी में सजाकर दी गई, जो इतिहास की सबसे बड़ी भूल थी। पुरानी रूढ़िवादी ताकतों ने उसे अंडर एस्टिमेट किया। फ्रांस फॉन पापिन जैसे नेताओं को लगा कि वो हिटलर को कठपुतली बनाकर इस्तेमाल करेंगे। उन्हें लगा, हम इस चिल्लाने वाले इंसान को पद दे देते हैं और पीछे से सरकार हम ही चलाएंगे। इसी अहंकार के चलते 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने उसे चांसलर बना दिया। ये शेर को पिंजरे में रखकर ये सोचने वाली बात थी कि हम उसे घास खाना सिखा देंगे। चांसलर बनते ही उसने अपने असली रंग दिखा दिए। सत्ता हाथ में आने के एक महीने के अंदर ही 27 फरवरी 1933 को जर्मनी के संसद भवन राइक्सटाग में आग लग गई, जिसे आज ज्यादातर इतिहासकार खुद नाजियों की साजिश मानते हैं। पर हिटलर ने इसका पूरा दोष कम्युनिस्ट पार्टी पर मढ़ दिया और फिर राष्ट्रपति पर दबाव डालकर एक इमरजेंसी डिक्री पास करवा ली। एक झटके में नागरिकों की सारी आजादियां छीन ली गईं। प्रेस की आजादी खत्म, बोलने की आजादी खत्म। फिर उसने वो मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने लोकतंत्र की कफन में आखिरी कील ठोक दी, एनेबलिंग एक्ट। इस कानून ने उसे बिना संसद की मंजूरी के नियम बनाने की ताकत दे दी। एनेबलिंग एक्ट का मतलब ही यही था कि लोकतंत्र ने खुद खुशी-खुशी अपनी मौत के वारंट पर दस्तखत कर दिए। एकदम, उसने संविधान का इस्तेमाल करके ही संविधान की हत्या कर दी। अब वो एक तानाशाह बन चुका था। फिर उसने विरोधियों का सफाया शुरू किया। और सिर्फ दूसरी पार्टी के लोग नहीं, 30 जून 1934 की वो रात, जिसे नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइफ्स कहते हैं, उसमें उसने अपनी ही पार्टी के पुराने साथियों का भी कत्ल करवा दिया। जैसे कि अर्नस्ट रोहम। अब पूरे जर्मनी में उसके खिलाफ उठने वाली कोई आवाज नहीं बची थी। राजनीतिक कब्जे के बाद उसने समाज को बांटने का काम तेज कर दिया। 1935 में न्यूरमबर्ग लॉज लाए गए। इन्होंने जर्मन यहूदियों से उनकी नागरिकता छीन ली। जिनके परिवार पीढ़ियों से वहां रह रहे थे, वो रातों रात बेगाने हो गए। ये समाज को मानसिक रूप से तैयार करने का तरीका था। 1938 में जब क्रिस्टैलनाcht यानी टूटे कांच की रात की खुली हिंसा हुई, तो किसी ने आवाज नहीं उठाई। उस रात नाजियों ने यहूदियों के घरों, दुकानों और प्रार्थना स्थलों को जला दिया। सड़कों पर कांच ऐसे बिखरे थे जैसे बर्फ। और ये सिर्फ शुरुआत थी उस खौफनाक योजना की जिसे फाइनल सोल्यूशन कहा गया। उनका मकसद सिर्फ भेदभाव नहीं, बल्कि उनका पूरी तरह सफाया करना था। गैस चेंबरों में जहरीली गैस छोड़कर लाखों को मारा गया। इस होलोकॉस्ट में लगभग 60 लाख यहूदियों की जान गई। और सिर्फ यहूदी नहीं, रोमा लोग, विकलांग इंसान, समलैंगिक और राजनीतिक विरोधियों को भी मारा गया। ये इंसानियत का सबसे काला अध्याय है। देश के अंदर इस तांडव के साथ उसकी नजर अब दुनिया पर थी। मैचकाम्फ में लिखे लेबेंसराउम के सपने को पूरा करने का वक्त आ गया था। उसने वर्साइस की संधि तोड़ दी। 1938 में उसने ऑस्ट्रिया को मिलाया। दुनिया चुप रही। फिर जब उसने चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा किया, तो पश्चिमी देशों ने तुष्टीकरण या अपीजमेंट की नीति अपनाई। उन्हें लगा कुछ रियायतें देकर वो एक नए विश्व युद्ध को टाल देंगे, पर तानाशाह कभी रुकते नहीं। 1 सितंबर 1939 को उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। और इस हमले में उसने ब्लिट्जक्रीग आक्रमण का इस्तेमाल किया। टैंक और हवाई जहाजों से इतनी तेजी से हमला कि दुश्मन को समझने का मौका ही ना मिले। यहीं से दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। शुरू में तो जर्मन सेना अजेय लग रही थी। फ्रांस को तो उन्होंने कुछ हफ्तों में ही घुटनों पर ला दिया। तो बाजी पलटी कहाँ? ऐसी अजेय सेना आखिर मिट्टी में कैसे मिल गई? बाजी पलटी उसके अपने अहंकार और भारी रणनीतिक गलतियों से। उसकी पहली सबसे बड़ी गलती थी जून 1941 में सोवियत संघ पर हमला करना। रशिया के कड़ाके की ठंड और विशाल भूभाग का सामना करना उन्हें भारी पड़ा। उनके पास न सर्दियों के कपड़े थे, न उनके टैंक वहां के लिए बने थे। बिल्कुल। और दूसरी सबसे बड़ी गलती उसने दिसंबर 1941 में की। जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया, तो हिटलर ने बिना जरूरत अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। यानी उसने एक ही वक्त में दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतों से पंगा ले लिया, पूर्व में सोवियत संघ और पश्चिम में अमेरिका। इसे 2 फ्रंट वॉर कहते हैं। यही उसकी बर्बादी का कारण बना। 1944 में डी-डे हमले के बाद जर्मनी दोनों तरफ से घिर गया। एक तरफ मित्र देशों की सेना और दूसरी तरफ सोवियत लाल सेना। और फिर अप्रैल 1945 आया,
जो साम्राज्य 1000 साल चलने का दावा करता था वो 12 साल में मलबा बन गया। सोवियत सेना बर्लिन की सड़कों पर थी। हिटलर अपने बंकर में छुपा था। 29 अप्रैल को उसने एवा ब्राउन से शादी की और 30 अप्रैल को दुश्मन के हाथ जिंदा पकड़े जाने के डर से दोनों ने आत्महत्या कर ली। उसके ही आदेश पर उनके शवों को बाहर एक गड्ढे में डालकर जला दिया गया। एक ऐसे इंसान का अत्यंत कायरतापूर्ण अंत जिसने करोड़ों को मौत के घाट उतारा। इस पूरी जीवनी और इतिहास से जो निष्कर्ष निकलते हैं वो काफी परेशान करने वाले हैं। ये सिखाता है कि संकट के वक्त एक लोकतंत्र कितना नाजुक हो सकता है और प्रोपेगेंडा की ताकत क्या होती है। एक झूठ को 1000 बार दोहराओ तो वो सच लगने लगता है। सही कहा। स्वतंत्र मीडिया और निष्पक्ष न्यायपालिका के बिना कोई भी समाज आसानी से चरमपंथ की तरफ फिसल सकता है। और इसका सीधा संबंध आम लोगों से है। सबसे बड़ा सबक ये है कि हॉलोकॉस्ट सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि कुछ लोग बहुत बुरे थे, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि लाखों अच्छे और आम लोगों ने चुप्पी साध ली थी। जब उनके पड़ोसियों को गायब किया जा रहा था, उन्होंने आंखें मूंद लीं। बचा सकती है। और इसी विचार के साथ हम इस पड़ताल को एक सवाल पर खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर इतिहास में एक अत्यंत आधुनिक और पढ़े लिखे समाज के भीतर केवल कुछ ही सालों में लोकतांत्रिक ढांचों को ही नागरिकों के खिलाफ एक हथियार में बदला जा सका, तो क्या आज की दुनिया में हम जिन प्रणालियों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वो सच में सुरक्षित हैं? क्या यह संभव है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं बल्कि खुद उसके अपने ही ढांचे के अंदर छुपा हो? ये एक ऐसा विचार है जिस पर चिंतन करना बहुत जरूरी है। द डीप डाइव की इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए शुक्रिया।